हेलो दोस्तों, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा देश पर। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे यूपीपी हो, इस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, थ किस वर्ग का व्यंजन है? थ किस वर्ग का व्यंजन है और इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो थ जो होता है त थ द ध न, ये जो है दंत के उच्चारण होते हैं। इसका उच्चारण जो है दंत से होता है। आइए फिगर से समझते हैं इसको। जैसे क ख का जो उच्चारण होता है, क का उच्चारण होता है, क वर्ग का उच्चारण वो होता है कंठ से। कंठ के ऊपर आता है तालव्य, तालव्य से उच्चारण होता है च वर्ग का। एक क्रम में चलता है, जैसे कंठ होगा, फिर तालव्य होगा, फिर उसके बाद मूर्धा होगा, फिर दंत होगा, फिर उसके बाद होष्ठ होगा। तो क वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से, च वर्ग का उच्चारण होता है तालव्य से, ट वर्ग का उच्चारण होगा मूर्धा से, और त वर्ग का उच्चारण होगा दंत से, और प वर्ग का उच्चारण होगा होष्ठ से। तो ये एक क्रम है। अगर आप इस क्रम को समझ लेते हैं, चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नासिक से देखेंगे, जो नासिका से उच्चारण होगा वो होगा अंग, यानी जो पंचमाक्षर होते हैं उसका उच्चारण जो है नासिक से होगा। दंत से त वर्ग के सभी त थ द ध न जितने भी होते हैं, और ल और श उसके साथ साथ। मूर्धन्य से री और ट वर्ग, इसके साथ साथ जो ड़ होता है, ढ होता है, र होता है, ये भी जो है मूर्धन्य से होते हैं। इसके बाद आता है दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ से व का उच्चारण होता है, और ओष्ठ से उच्चारण होता है प वर्ग और उ और बड़ा ऊ का। कंठ ओष्ठ से उच्चारण होता है ओ और अ का। इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी अगर आप इस क्रम को समझ पाते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान होगी। अगला प्रश्न, पन्नग का समानार्थी शब्द है। पन्नग का अर्थ होता है सांप, सांप या सर्प, और इसमें जो उरग है इसका भी अर्थ होता है सांप या सर्प। तो पन्नग का जो समानार्थी है वो होगा उरग। अगला प्रश्न, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ पे देखा होगा, यानी कि सब अंधियारा मिट गया, यानी सभी अज्ञानता हमारी मिट गई जब दीपक देखा माही, यानी जब ज्ञान को देखा मैंने जब ज्ञान को देखा तो मेरे सभी अज्ञान जो हैं वो मिट गए। तो इसमें इसका जो अर्थ होगा, अंधियारा का अर्थ होगा अज्ञान और दीपक का अर्थ होगा ज्ञान, यानी कि हमारी अज्ञानता मिट गई जब मैंने ज्ञान को देखा या ज्ञान को पाया। अगला प्रश्न, यामा किसकी रचना है? यामा एक कविता संग्रह है जिसमें 4 रचनाएं हैं। ये महादेवी वर्मा की कविता संग्रह है यामा। यामा में जो 4 रचनाएं हैं उसमें है निहार, हार, नीरजा, रश्मि और है संध्या गीत। ये चारों रचनाएं मिलकर इसका जो संग्रह होता है वो होता है यामा। यामा के लिए महादेवी वर्मा को मिला था 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी जो शब्दांश कोई शब्द है उसके अंत में जुड़कर नया शब्द बना देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रत्यय। उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं और दोनों के अर्थ को बदल देते हैं। अगला प्रश्न, स्थिति में परिवर्तन ना होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत है। अक्सर आप लोग इस कहावत को सुने होंगे कि वही ढाक के 3 पात, यानी कि जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। वही ढाक के 3 पात, ये सही कहावत है ये। अगला प्रश्न, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, यानी वो कौन सी संज्ञा है जो क्रिया से बनी है? थकावट में क्या होता है? थकान प्लस आवट, यानी थकान जो है एक क्रिया है, तो इसका यही सही उत्तर होगा। थकान से बनी है भाववाचक संज्ञा थकावट। बुढ़ापा जो है यह भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यह संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। इसका निर्माण जो संज्ञा से हुआ, थकावट का क्रिया से हुआ है। अगला प्रश्न, रीति अनुसार का सही संधि विच्छेद है। रीति अनुसार का जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है रीति प्लस अनुसार, रीत प्लस अनुसार। इसका जो ई है और अ मिलकर हो जाते हैं य, इसमें है यड़ संधि। ई और मिलकर यह बन जाते हैं और ये त हो हलंत हो जाता है, तो इसका पूरा हो जाता है रीति अनुसार। इसका सही उत्तर होगा रीति प्लस अनुसार। अगला प्रश्न,
अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है, यानी अनुरूप में कौन सा समास है। अनु का कोई अर्थ नहीं होता है, यह एक अव्यय होता है। तो जिसमें अव्यय लगा रहता है वहाँ पे होता है अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास। अनुरूप शब्द में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। भ्रमर का पर्यायवाची होता है षटपद, मधुकर, अली, लेकिन प्रभाकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये प्रभाकर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। अली का अर्थ भौरा होता है। अगर यहीं पे आली होता तो आली का अर्थ हो जाता सहेली। अगला प्रश्न, ऋजुता का सही विलोम है। ऋजुता का मतलब होता है कि सीधा, जबकि जो वक्रता है इसका अर्थ होता है कि तिरछा मिर्चा या फिर टेढ़ा मेढ़ा। तो इसका सही उत्तर होगा बी, वक्रता। अगला प्रश्न, जो पसीने से उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द, यानी कि जिसकी उत्पत्ति पसीने से हुई है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो पसीने को कहते हैं स्वेद। अगला प्रश्न, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है। कई बार जो होता है तत्सम शब्द का उपयोग तद्भव के रूप में किया जाता है जो बोलने में आसान होता है। तो साखी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है साक्षी। साक्षी के उच्चारण थोड़ा कठिन होता है, इसलिए अपने यहाँ मतलब की भाषा में तद्भव के रूप में से साखी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था। इसमें से वो कौन से कवि थे जो एक आंख के काने थे। तो ये थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी पद्मावत। इस पर मूवी बन चुकी है, आप लोग देखे होंगे। तो पद्मावत जो है, पद्मावत, अखरावट, ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी। अगला प्रश्न, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। कवि एक जाति है जिसमें बहुत सारे कवि आ जाते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को न लेकर बल्कि पूरे समूह यानी पूरे जात को संबोधित करता है तो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कवि जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक हो जाता है, जैसे किसी कवि का नाम लेकर हम कहते हैं, जैसे कुमार विश्वास कवि हैं तो हम उनके लिए कह सकते हैं कि कवि कुमार विश्वास। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी भी निर्जीव वस्तु को दर्शाने के लिए। भाववाचक संज्ञा किसी भी मनोभाव को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो कक्षा कक्ष में सस्वर वाचन शिक्षक द्वारा किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है जब शिक्षक जोर जोर से पढ़ पढ़ कर चीज़ों को सुनाता है और बच्चों से वो भी दोहरवाता है तो बच्चे के अंदर जो एक डर का भाव रहता है, एक संकोच का भाव रहता है, उसके अंदर जो एक झिझक रहती है वो समाप्त हो जाती है और बच्चा खुलकर बोलने लगता है, अपनी अभिव्यक्ति करने लगता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करने के लिए सस्वर वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक का क्या रोल है। मतलब पाठ्य पुस्तक क्या है। जैसे आप समझिएगा कि जैसे आप किसी एक स्थान पे हैं और दूसरे स्थान पर जाना है, यानी आप एक शहर से अगर दूसरे शहर तक जाना चाहते हैं तो उस शहर में जाना आपका साध्य होगा, लेकिन आप जिस भी वाहन से वहाँ तक जाएंगे वो आपके लिए साधन होगा। तो हिंदी भाषा सीखना ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा साध्य है, लेकिन जो पाठ्य पुस्तक है उसका एक साधन मात्र होता है। तो पाठ्य पुस्तक एक साधन है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या है। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण वह हो सकता है जब कक्षा लोकतांत्रिक हो, यानी कि शिक्षक के साथ साथ जो बच्चे वहाँ पे हों, बच्चे अपनी अभिव्यक्ति खुलकर कर सकें, उनके अंदर जो भाव हैं, जो विचार हैं, उसकी आत्माभिव्यक्ति वो अच्छे से कर सकें, शिक्षक उनकी बातों को सुने। तो ऐसा वातावरण होता है आदर्श वातावरण। तो इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, यानी विद्यार्थी जब अपनी पूरी अभिव्यक्ति करेंगे तो उनका जो शिक्षण यानी जो भाषा शिक्षण होगा, जो सीखना होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। अगला प्रश्न, वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है उसको क्या कहते हैं। आप लोग पेपर देखते होंगे समाचार पत्र, तो बीच के पृष्ठ पर रहता है संपादकीय, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो प्रतिष्ठित होता है, जो एक लेखक होता है, नामचीन उसका विचारक होता है, वो किसी भी मुद्दे से जुड़ा हुआ अपना पूरा एक राय प्रकट करता है, तो उसे कहते हैं संपादकीय। अगला प्रश्न, जहाँ जहाँ शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो जब एक के बाद एक ही शब्द बार बार रिपीट होते हैं उसे कहते हैं पुनरुक्त शब्द। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में प्रकरण लाने की क्रिया को क्या कहते हैं। मतलब किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में लाने की क्रिया को क्या कहते हैं। प्रेषण का अर्थ होता है कि भेजना या फिर निर्यात करना। निर्यात का अर्थ होता है अपने देश से दूसरे देश भेजना।
आयात, इसका उत्तर होगा आयात। आयात का मतलब होता है कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी उपयोग हमारे यहाँ ज़्यादा हो रहा हो हमारे देश में, लेकिन हमारे यहाँ उसका उत्पादन कम हो रहा हो, तो हम दूसरे देश से अपने देश में उसका आयात कर लेते हैं, यानी इम्पोर्ट कर लेते हैं। अगला प्रश्न, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता थी, रचना थी वह तोड़ती पत्थर। ये इलाहाबाद गए थे, वहाँ पे इन्होंने सड़क के किनारे देखा कि एक महिला जो थी वो पत्थर तोड़ रही थी। उसी पर इन्होंने उसके भाव को देखा, उसके दुख को देखा, उसके कष्ट को समझते उसको व्यक्त करने के लिए एक रचना की, एक कविता लिखी, वह तोड़ती पत्थर। यह थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला प्रश्न, शोभा तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभात। श्याम का अर्थ यहाँ पे है सांवले कृष्ण से, और इसका मनो नीलमणि शैल पर, यानी कि मानो जैसे नीलमणि शैल पर सूर्य का प्रकाश पड़ता हो वैसे ही कृष्ण का यहाँ पे तुलना की गई है। तो इसका उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? जैसे इसको समझिए कि गीता मुस्कुरा रही है, यह एक सामान्य, मुस्कुराना एक क्रिया है, गीता मुस्कुरा रही है तो वह एक क्रिया कर रही है, लेकिन उसके विशेषता ये है कि वो मंद मंद यानी कि धीमे धीमे मुस्कुरा रही है। तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए। अगला प्रश्न, पेड़ से बंदर कूदा। जब भी किसी भी चीज़ से किसी दूसरी वस्तु का अलगाव होता है वहाँ पे होता है अपादान कारक। पेड़ से बंदर कूदा या फिर टेबल से पुस्तक गिरी, कहीं भी जब दो चीज़ों का अलगाव होगा वहाँ पे होगा अपादान कारक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? अग्नि, भ्रमर, कुत्ता या फिर कुक्कुर। अग्नि, भ्रमर ये तो कन्फर्म है कि तत्सम है। कुत्ता और कुक्कुर, इसमें आपको सोचने वाली बात है कि कुत्ता जो है ये तद्भव है, जबकि जो कुक्कुर शब्द है ये तत्सम है। आप लोग सोचते होंगे कि कुक्कुर कुक्कुर ये मतलब डेली रूटीन में बोला जाता है, ये एक ऐसा वर्ड है कि ये तद्भव होगा, लेकिन ये तत्सम शब्द है। कुत्ता जो है वो तद्भव है। अगला प्रश्न, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव, जब भी पहला शब्द जो है अव्यय होगा तो वहाँ पे हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। यथासंभव मतलब कि संभावना के अनुसार। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में वाराणसी से किया था। अगला प्रश्न, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। इसका प्रकाशन किया था इन्होंने 1961 में, और 1972 में उर्वशी के लिए इन्हें दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।